जी सिकंदर महमूद। जी सिकंदर, क्यों क्वेश्चन है आपका? सिकंदर महमूद 45। नो मैडम। अच्छा, आपने रेज किया हुआ था ना। अच्छा, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे थे अभी। अच्छा, अनडैम्प्ड। अच्छा, अनडैम्प्ड में था व्हेन द जीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, व्हेन द सिस्टम इज अनडैम्प्ड देन क्या होगा, उसके सिर्फ इमेजिनरी पोल्स होंगे, मतलब उसमें रियल पार्ट नहीं होगा। सिर्फ जो पोल्स होंगे वो कहाँ पे लाई कर रहे होंगे, ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज अनडैम्प्ड। ठीक है, अभी तक हमने 3 कैटेगरीज डिफाइन कर ली, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड एंड देन अनडैम्प्ड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड में ये पॉइंट है और उसमें जीटा की वैल्यू क्या होगी, व्हेन द जीटा इज इक्वल टू 1 देन द सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प्ड। इसका मतलब ये है कि उस सिस्टम के पोल्स किस तरह के होंगे, दीज हैविंग द टू रियल पोल्स बट इक्वल पोल्स। क्या मतलब है कि दो पोल्स हैं, मतलब पोल्स की वैल्यूज आ रही है -2 और -2। एक तो रियल एक्सिस में और दूसरा हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल पोल, सेम पोल है, इक्वल पोल है। एक सेकंड वेट करें। जी क्लास, अच्छा, व्हेन इट इज क्रिटिकली डैम्प्ड तो जीटा की वैल्यू 1 की इक्वल है और इसमें जो पोल्स हैं वो क्या होंगे, हैविंग द सेम वैल्यूज। अच्छा, अब हम लोगों ने 4 चीजें डिफाइन कर ली, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशो। एक ओवर डैम्प्ड है, सेकेंडली, अब मैं डैम्प सारा नहीं पूरा लिखूंगी, अंडर डैम्प्ड, उसके बाद है अनडैम्प्ड और उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी थी दैट इज क्रिटिकली डैम्प्ड। तो ये तो फौरन याद कर लेना, इसके लिए क्या क्या, ओवर के लिए क्या है, जीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर, अंडर का मतलब है कि व्हेन जीटा की वैल्यू 1 और 0 के बिटवीन है, व्हेन इट इज अंडर डैम्प्ड इसका मतलब ये है कि जीटा की वैल्यू जो है ये लेस देन 0 है। और क्रिटिकली डैम्प्ड का क्या मतलब है, जीटा की वैल्यू 0, आई थिंक सो यही है, यही है क्लास, भी यही बताया। हाँ, यस जीटा की वैल्यू सॉरी क्रिटिकली डैम्प्ड में 1 के इक्वल है और ये अनडैम्प्ड में 0 के इक्वल है। ठीक है, इसको जरा ठीक कर लेना, वहां पे मेरे ख्याल से मैंने ये पॉइंट थोड़ा सा वो कर दिया है। ओवर डैम्प्ड में जीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, अंडर डैम्प्ड में जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है, देन अनडैम्प्ड में जीटा की वैल्यू 0 है और क्रिटिकली डैम्प्ड में जीटा की वैल्यू 1 है। अच्छा, इसके रूट्स क्या होंगे और ये टाइप क्या होगी, ये इन सब चीजों का आपस में कोरिलेशन है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको जीटा की वैल्यू दी हुई हो और ये पूछा जाएगा कि सिस्टम किस टाइप का है, ये सपोज करेंगे आपने दूसरा कैसे हो सकता है क्वेश्चन कि आपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं, उन रूट्स की बेस पे आपने ये बताना है कि ये सिस्टम जो है ये अंडर डैम्प्ड होगा, अनडैम्प्ड होगा, ये ओवर डैम्प्ड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है इसमें से भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में से अनडैम्प्ड सिस्टम लेंगे, अंडर डैम्प्ड। ठीक है, अंडर डैम्प्ड का क्या मतलब है, अभी क्या बताया, अंडर डैम्प्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बिटवीन। 0 और 1 के बिटवीन। अच्छा, अब हम लोगों ने लिया है सेकेंड ऑर्डर
सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम, ये हेडिंग क्या है आपके पास, सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम। और इस सिस्टम की हम लोगों ने डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है। ये हमारे पास है एक सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम। अच्छा, अब इसके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक, सम टाइम आपके पास ये आ जाता है कि जी इसकी सारे के सारे करेक्टरिस्टिक स्पेसिफिकेशंस हैं, उनकी वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड करनी होती है। और उसकी सारी इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाता है इन वैल्यूज पे बेस करता हुआ। इसलिए इन सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, सबसे पहले है हमारे पास व्हाट इज डिले टाइम। डिले टाइम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द डिले टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच द फाइनल हाफ द फाइनल वैल्यू द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास फाइनल वैल्यू 1 है जिस पे ये सिस्टम सेटल डाउन हो रहा है। ठीक है, इस सिस्टम ने अल्टीमेटली इस 1 वैल्यू पे, ये देखें एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है, वाई एक्सिस पे सिस्टम का रिस्पॉन्स है, जो कि हमें ये बता रहा है कि कितना क्विकली सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, उसका रिस्पॉन्स ये बताएगा। अच्छा, जब इस 1 की हाफ वैल्यू क्या होगी, 1 का 50% क्या होगा? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट के 1 एक फाइनल वैल्यू और उसका 50% क्या होगा? 0.5। ऑब्वियसली 0.5। तो जो टाइम रिक्वायर है 0 से 0.5 वैल्यू जाने में, दिस टाइम क्या होगा? इस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज डिले टाइम। दिस इज कॉल्ड एज डिले टाइम। अच्छा, नेक्स्ट इज राइज टाइम। ये भी एक मिनट, राइज टाइम, द राइज टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम या तो 10 से 90% या 5 से 95%। इन सारी वैल्यूज को याद रखना है, ये 0 से 100%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि राइज टाइम एक ऐसा टाइम है जो हमारे सिस्टम को 0 से लेके 1, मतलब फाइनल वैल्यू 0% से ये स्टार्ट हुआ, और इसकी अगर हम लोग 100% की बात करें, इसका मतलब ये है कि इसकी 100% वैल्यू क्या है? 1, इसकी फाइनल वैल्यू है। अगर ये 0% से लेके 100% तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा इस सिस्टम को, उस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज राइज टाइम। अच्छा, अगर हमारे पास ये इसने बता दिया है कि अंडर डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम में 0 से 100 होता है राइज टाइम नॉर्मली, और अगर ओवर डैम्प्ड सिस्टम में बात करें तो ये क्या होता है? उसके 10% से लेके 90% तक हम लोग जाते हैं, क्योंकि ओवर डैम्प्ड है तो ओवर में तो ऑब्वियसली उसने फाइनल वैल्यू से ऊपर ही चले जाना है, इसलिए उसमें हम लोग क्या लेते हैं? 10 से 90%। तो अगर हम लोग अभी कौन सी स्पेसिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग स्पेसिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं अंडर डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो उसमें हमारे पास डिले टाइम क्या है कि जो हमारे पास फाइनल वैल्यू का 50% कवर करने में जितना टाइम लगा, दिस इज कॉल्ड एज डिले टाइम। एंड व्हाट इज राइज टाइम? जितना हमें 0 से लेके 100% जाने में टाइम लगा, मतलब पहले सिस्टम आपका 0 वैल्यू पे खड़ा था और जब वो 1 वैल्यू पे चला गया, इतने टाइम जितना हमें चाहिए इसको फाइनल वैल्यू तक जाने में, दिस इज कॉल्ड एज राइज टाइम। ओके, नेक्स्ट इज पीक टाइम। पीक टाइम का क्या मतलब है? कुछ ज़हन में आता है पीक से फौरन सुन के? The peak time is the time required for the response to reach the first peak of the overshoot। ठीक है, ये देखें, ये सारी टर्म्स वैसे आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ये देखो, ये तो फाइनल वैल्यू तो ये है, लेकिन ये सिस्टम कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी जा रहा है। इसका मतलब जब हम फाइनल वैल्यू से ऊपर चले जाते हैं ना, किसी भी कर्व को अगर देखें, तो इसका मतलब होता है कि दिस इज ओवरशूट। क्या कहते हैं इसको? ओवरशूट। और ओवरशूट में जो फर्स्ट पीक आ रही है, अगर सिस्टम को देखें कर्व को, तो इसकी फर्स्ट पीक क्या आ रही है? ये आ रही है, ये इसकी है फर्स्ट पीक। इस सिस्टम की फर्स्ट पीक क्या है? ये पॉइंट। तो फर्स्ट पीक ओवरशूट में फर्स्ट पीक तक जाने के लिए जितना सिस्टम को टाइम चाहिए, दिस टाइम इज कॉल्ड एज द peak time. So the peak time is the time required for the response to reach the first peak of the overshoot. मतलब सिस्टम अपनी फाइनल वैल्यू से ऊपर चला गया, और ऊपर जाते हुए जो सबसे पहली पीक आ रही है, सबसे फर्स्ट पीक आ रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पीक टाइम।
ओके, नेक्स्ट इज मैक्सिमम ओवरशूट। अच्छा, मैक्सिमम ओवरशूट आपने देख लिया कि अगर उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि अगर हम लोगों ने मैक्सिमम परसेंटेज ओवरशूट कैलकुलेट करनी है, कितना ओवरशूट कर रहा है कितना परसेंट, तो उसका ये फॉर्मूला है कि पीक टाइम में से इसका जो इनफाइनाइट टाइम है वो निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे इनफाइनाइट टाइम से। ठीक है, वैसे ये डायरेक्टली हमें अगर ग्राफ में देखें ना इस वैल्यू, ये तो इसने मैथमेटिकल बता दिया, लेकिन अगर ग्राफ में देखें तो ये जो कर्व है अभी जो पीछे गुजरी है हमारे पास, ये जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग कहते हैं ओवरशूट को एमपी से रिप्रेजेंट करते हैं, एमपी। ठीक है, तो ओवरशूट ये फाइनल वैल्यू से ऊपर जितना पोर्शन जा रहा है, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, ओवरशूट। अच्छा, अब ये सारी चीजें क्लियर होगी, लास्ट में रह गया सेटलिंग टाइम। The settling time is the time required for the response curve to reach and stay within a range about the final value of the size specified by the absolute percentage of the final value, usually 2% और 5%। अब इस सारी, अच्छा, सेटलिंग से फौरन माइंड में आना चाहिए कि जहाँ पे वैल्यू सेटल डाउन हुई शुरू, हमारी वैल्यू किस रीजन में जाके सेटल डाउन होना शुरू होती है, जब हम लोगों के पास स्टेडी स्टेट आना शुरू होता है ना, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ अब वैल्यूज जो है ना वो सेटल डाउन हो जाएंगी ट्रांजिएंट के बाद। इसका मतलब ये है कि इसने ओवरशूट के बाद ना ओवरशूट कर गया, फिर अल्टीमेटली वो किसी ना किसी वैल्यू पे सेटल हो रहा है। अच्छा, अब ये सेटल होने का टाइम या तो 2% है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इसने किस वैल्यू पे सेटल होने हैं, हमने क्या डिसाइड कर लिया कि 1%। अच्छा, अब ये 1% से या तो 5 या 2% ऊपर वैल्यू जा सकती है, जिसे हम लोग कहते हैं टॉलरेंस लेवल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टॉलरेंस। या तो इस 1 से 2 या 5% ऊपर वैल्यू रह सकती है, तो वो भी हमारी टॉलरेंस रेंज में, या फिर इस 1 या फाइनल वैल्यू से 2 या 5% नीचे वैल्यू रह सकती है, तो ये भी हमारी टॉलरेंस रेंज में। तो अगर इस तरह का सिस्टम, वो टाइम जिसमें हमारे सिस्टम को सेटल होने में रिक्वायर है या 2% या 5% तक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द सेटलिंग टाइम। क्योंकि जरूरी नहीं है, आइडियली तो हम कहते हैं ना, हमें ये कहना है कि आइडियली इस सिस्टम को 1 वैल्यू तक जाना चाहिए, लेकिन हम कुछ ना कुछ टॉलरेंस पे रखते हैं कि नहीं, सपोज करो अगर 1 पे नहीं जाता तो 1 का 2% निकाल दो या 5% निकाल लो, वहां तक अगर सिस्टम की वैल्यू चली जाती है तो हम कहेंगे कि नहीं, दिस इज इन आर रेंज, ये हमारी रेंज में, या तो 2-5% इससे कम हो जाए या 2 और 5% इससे ज्यादा हो जाए, तो दिस इज इन आर टॉलरेंस लेवल, या फिर उसका एक बैंड है, टॉलरेंस बैंड में, तो देन हम अपने सिस्टम को अफोर्ड कर लेंगे, इतनी टॉलरेंस हम लोग कर सकते हैं, तो देन दिस टाइम इज कॉल्ड एज द सेटलिंग टाइम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज द, यहाँ तक खत्म हो गई ये बात कि सिस्टम की एक तो टाइप्स क्या थी, और दूसरा हम लोगों ने ये देख लिया कि व्हाट आर द डिफरेंट स्पेसिफिकेशन फॉर द अंडर डैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अभी जो मैंने सिस्टम्स की आप लोगों को स्पेसिफिकेशंस बताई हैं, ये अंडर डैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में थी, जिसमें जीटा की वैल्यू 0 और 1 था, और इसकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज डिले टाइम, राइज टाइम, उसके बाद पीक टाइम, उसके बाद उसका मैक्सिमम ओवरशूट, एंड देन फाइनली सेटलिंग वैल्यू। ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, स्पेसिफिकेशंस थी। अच्छा, अब हमें जो अभी तक हम लोगों ने जीटा की तो बात की, ठीक है, अभी जीटा को तो डिस्कस कर रहे थे कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है और इस वैल्यू पे क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, लेकिन अभी तक हम लोगों ने अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा एन है आपके सिस्टम में, अभी तक उसको डिस्कस नहीं किया। तो ओमेगा एन को अगर हम लोग मैथमेटिकली बताएं, वो उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं कि जो ओमेगा एन सिस्टम में कहाँ पे शो हो रहा होता है। सपोज करें ये हमारे पास दो पोल्स हैं और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं, ठीक है, एक तो ये। अच्छा, जो डिस्टेंस से इस पोल का जितना डिस्टेंस ओरिजिन से है, ठीक है, ये पोल जितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो अगर कोई आपसे क्या पूछे कि व्हाट इज द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो आप लोगों ने मैथमेटिकली इसको क्या बताना है, एक तो हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन देख ली जो कि थियोरेटिकल उसका पार्ट है, लेकिन अगर मैथमेटिकली आपको एक पोल जीरो ग्राफ दिया हुआ है और आपसे कोई पूछ ले कि मुझे यहाँ से बताओ कि अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यू मस्ट नो कि एक पोल का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो वो हमारे पास क्या होगा,
दिस इज कॉल्ड एज अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली अगर ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही क्या होगा, इसका भी डिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही रेडियस में और उनका डिस्टेंस भी क्या है, 3 ही है। ठीक है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस की एक वैल्यू होती है प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल इसकी 3 है, 2 है, 4 है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कहेंगे कि ये 3 रेडियन है, 4 रेडियन है, 2 रेडियन है। वो उस ग्राफ से हम देख लेंगे और आगे उस ग्राफ को हम लोग डिस्कस भी करते हैं अभी। अच्छा, अब इसने ये बताया कि लेट अस ड्रॉ, अगर अगर हम लोग एक 3 रेडियस का वो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सपोज करेंगे एक सर्कल ड्रॉ की है और इस सर्कल में जितने भी पोल्स हम लोग इस पे ड्रॉ कर लें, ठीक है, इस डिस्टेंस में, तो हर पोल का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 3 ही होगा। इसका मतलब ये है कि हर पोल की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी या अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो कितनी है। पोल कहीं भी हो, अगर इस सर्कल पे है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास किस फ्रीक्वेंसी का होगा, दैट इज 3 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी एस प्लेन को, अभी तक हम लोगों ने 2 चीजें बताई थी। सिर्फ हम लोगों ने ये बताया कि दिस इज द रियल एक्सिस और दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। अब आगे मजीद 2 चीजें आ गई हमारे पास सिस्टम में सेकेंड ऑर्डर में। एक तो जीटा आ गया और दूसरा, वैसे ये सिग्मा होता है, ये नॉर्मली रियल वैल्यू को शो करने के लिए हम लोग लिखते हैं। जीटा की वैल्यू क्वेश्चन ऐसे लिखी हुई होगी आपके पास ना, ऐसे इसको शो कर लें। अच्छा, अगर एस प्लेन इज डिवाइडेड इनटू कांस्टेंट नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी सर्कल, इसका मतलब ये है कि हमने अपने पूरे के पूरे जी प्लेन को क्या किया हुआ है, एक सर्कल्स में डिफाइन किया हुआ है और हर सर्कल की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। अभी ये आप लोग अभी अभी न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएंगी चीजें। अच्छा, अब अगर हम लोग मैथमेटिकली, तो हमने देख लिया कि जी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, कि जो ओरिजिन से पोल तक का जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड एज द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, और ये जो डिस्टेंस है पोल का, अब ये देखिए अगर ये कॉम्प्लेक्स है, अगर ये जो एंगल आ रहा है आपके पास, जितना डिस्टेंस है, अब ये इसका एंगल निकाल लेंगे और इस एंगल का अगर हम लोग कॉस ले लेते हैं, मतलब कॉस ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज कॉल्ड एज मैथमेटिकली दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज द डैम्पिंग रेशियो। मतलब इसको ग्राफ पे से अगर कैसे निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज द ओमेगन, इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे ओमेगन। और आगे ये जो एंगल है इसका अगर हम लोग cos थीटा ले लेते हैं, इसकी cos वैल्यू निकाल लेते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज द डैम्पिंग रेशियो। अच्छा, ये चीज याद रखनी है, फॉर अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड अंडरडैम्प्ड सिस्टम, जो थीटा की वैल्यू होती है 0 और 90 के बिटवीन होती है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि अंडरडैम्प्ड सिस्टम कैसा होता है, इसमें जीटा की क्या वैल्यू है, अभी पढ़ के आ रहे हैं। अंडरडैम्प्ड सिस्टम कैसा होगा, जिसमें जीटा की वैल्यू क्या है, बिटवीन 0 और 1। ठीक है, और इसमें जो थीटा होता है नॉर्मली या तो वो 90 डिग्री पे है या फिर 0 और 90 के बिटवीन है। अच्छा, मैडम आयशा तो अभी नहीं है यहाँ पे, ऑफिस में नहीं है, अभी बाहर निकली है। ठीक है, ये देखो ये एंगल जो है वो कितना बना रहा है, किस एंगल पे है आपके पास, इसका जो एंगल है, अभी इस पॉइंट को याद रखो, आगे डिस्कस करते हैं ग्राफ में से कैसे निकालना है। अंडर डैम्प के लिए जो एंगल होता है वो हमारे पास 0 और 9 आया, 0 और 90 के बिटवीन। अच्छा, अगर हमारे पास अनडैम्प्ड है, मतलब जीटा इज इक्वल टू 0 है, तो उस केस में हमारे पास थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। अगर हमारे पास ओवर डैम्प में थीटा 1 है, ये क्रिटिकली डैम्प्ड है तो उसमें 1 के इक्वल है, तो उन दोनों केसेस में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0। अभी इसको देख लेते हैं, इसमें इतनी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये थीटा 45 डिग्री है, तो उसका हम लोग अगर उसमें से जीटा निकालना चाहे तो कोस 45 डिग्री लेंगे, तो कॉस ऑफ 45 डिग्री दैट इज 0.707, तो जीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.707।
इसका मतलब है इस बात पे ये दिस इज द मेन ग्राफ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस तरह का ग्राफ आ जाता है तो इसमें हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास रियल एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। 5 मिनट बस, उतनी देर तुम वो शेयर करो ना अपना जूम का। अच्छा, इमेजिनरी एक्सिस, सॉरी, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास पीजी प्लेन है उसमें हम लोगों ने दो चीज़ों में इसको डिवाइड किया हुआ है, एक तो सर्कल्स में और दूसरा ये जो रेडियल लाइन है इस तरह की, ये हमें क्या बताती हैं, ये हमें बताती है जीटा की वैल्यू, और जो सर्कुलर वैल्यूज है ये हमें बताती हैं ओमेगा एन की वैल्यू। ये देखिए, ये जो सर्कल है ये बता रहा है ओमेगा एन, ये जो सर्कल है ये बता रहा है ओमेगा एन, और ये जो रेडियल लाइंस है ना, चलो पिक्चर उनके ले लेना ना। ये जो रेडियल लाइंस हैं ये हमें क्या बता रही हैं, जीटा की वैल्यूज। तो हम अपने पीसी प्लेन को बेसिकली डिवाइड कर देते हैं टू फैक्टर्स में, एक तो कांस्टेंट सर्कुलर लाइंस दैट शोज द ओमेगा एन, और दूसरा हमारे पास रेडियल लाइंस जो हमें बता रही हैं कि दिस इज द जीटा वैल्यू। अच्छा, अब ये जो ओमेगा एन है इसकी वैल्यू क्या है, 0.5। ये जो सर्कल है इसकी वैल्यू है 1। इस सर्कल पे ओमेगा एन की वैल्यू क्या है, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। काफी समझ नहीं आएगा, मैं इसको जरा अच्छा, आप क्वेश्चन क्या है कि ये ग्राफ आपको गिवन है और इस ग्राफ में से आपने ये बताना है कि इसमें डिटरमिन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो ऑफ द पोल्स फ्रॉम द फॉलोइंग पीजी मैप। इस मैप में से आपने मुझे बताना है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू फॉर हर पोल के लिए क्या वैल्यू है। तो ये कौन बताएगा मुझे, फॉर एग्जाम्पल ये पोल है, इस पोल के लिए ओमेगा एन की वैल्यू मुझे बतानी है आपने इस ग्राफ से, और इसमें जीटा की वैल्यू बतानी है डैम्पिंग रेशियो की। कौन है वॉलंटियर जो मुझे ये बताएगा कि इन दोनों की वैल्यूज क्या है। जी क्लास, 1 जो है वो जीटा की वैल्यू है। जीटा की, दोबारा से सोचना है। ओमेगा एन। ये जो देखो, ये देखेंगे, इस सर्कल पे फोकस करेंगे, जो सर्कल की वैल्यू है ये क्या है आपके पास, इस पोल जो है ये कौन से सर्कल पे लाया कर रहा है, उसके लिए ओमेगा एन। ये देखो, ये जो ओमेगा एन है यहाँ पे ओमेगा एन की क्या वैल्यू इस सर्कल के लिए, दिस इज 0.5 रेडियन पर सेकेंड। इस सर्कल पे बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस
अच्छा, इस पोल, ये देखें, ये जो पोल है ये कहाँ लाई कर रहा है? ये 1 रेडियन पर सेकंड वाले सर्कल पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इस सर्कल पे कहीं पे भी पोल आप बना दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 1 रेडियन पर सेकंड। अगर सपोज करें मेरा पोल होता है यहाँ पे, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओमेगा एन। क्या होगी? 3 क्या होगी? 3 होगी। 3 होगी। ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ना, ये इन सर्कल्स की रेडियन फ्रीक्वेंसी की लिखी हुई है, और जो ये वैल्यूज हैं ये इसकी रेडियल लाइंस की वैल्यूज हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो पोल है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्या बताएंगे आप? इस पॉइंट तक रेडियल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास क्या है? इसमें क्या वैल्यू लिखी हुई है? 0। अच्छा, अगर सपोज करें यहाँ पे हो पोल, तो उसका ओमेगा एन क्या आएगा? यहाँ पे है, इसका ओमेगा एन क्या आएगा? 2.5। 2.5, ठीक है। और उसकी जो रेडियल लाइन है ये क्या बता रही है, क्या वैल्यू है इस रेडियल लाइन की? 0.96। 0.96। इसका मतलब ये है कि इसका जीटा क्या होगा? 0.96, और ओमेगा ओमेगा एन क्या होगा? 2.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। अगर यहाँ कहीं हो, मतलब रेडियल लाइन ऐसे शो ना हो रही हो और इसके बिटवीन हो, एग्जैक्टली वो ना हो, फिर क्या करेंगे? इसकी क्या आएगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 रेडियन पर सेकेंड। और इसका ओमेगा एन क्या होगा? जीटा क्या होगा? इसका जीटा क्या होगा? ये 0.99 और 0.96 के इन बिटवीन है, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे इसकी रेडियल वैल्यू क्या होगी? 0.97 या 98। ठीक है, वो हमें अप्रोक्सीमेट लिखनी पड़ेगी। आवाज आ रही है क्लास? यस मैम। ठीक है, तो जरूरी यस नहीं है मैम। पेपर में आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए आएगा जो ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू निकाले। समाव इस तरह का ग्राफ आ सकता है, और उस ग्राफ से आपसे पूछा जाएगा कि ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू निकालें। ठीक है। अच्छा, अभी एक ये ग्राफ है, इस ग्राफ में उसने कहा है कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम की इसका पोल बताएं। बस ये करके इसके बाद वाइंड अप कर रही हूँ, बाकी फिर मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को सेंड कर दूंगी। अच्छा, क्लोज द पोल ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अच्छा, इन दोनों पोल्स की क्या है हमारे पास? ये देखें, ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं, ये देखें, और ये एक ही सर्कल पे लाया कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? ये देखो, ये दोनों पोल्स एक ही सर्कल पे, थोड़ा सा ड्रॉ करने में जरा हो रहा है, और उस पोल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये जो दोनों पोल हैं ये एक ही सर्कल पे है, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। बेटा 2 2 नहीं कहा मैम। करें, साथ में वो बोला करें रेडियन पर सेकेंड, वरना आप लोगों ने पेपर में भी 2 ही लिखाना है, मुझे पता है। जीटा का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन जो ओमेगा है उसके साथ रेडियन पर सेकेंड आएगा। वैसे जूम सेशन भी एंड हो रहा है, बस इस न्यूमेरिकल के बाद इंशाल्लाह एंड करें। अच्छा, इसकी ओमेगा एन कितनी है? 2 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, कौन मुझे बताएगा इसका जीटा? बता दें, इसका डैम्पिंग रेशियो बताएं। हम 0.5। गुड। ये देखो, ये इसकी जो रेडियल लाइन है किस पे ये है? 0.5, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, जिसका मतलब है ये भी सेम उस पे ही होगा 0.5। इसका मतलब ये कि इसका डैम्पिंग रेशियो क्या आ गया? 0.5, और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ गई? 2 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, अगर ये दोनों वैल्यूज आ जाएं और मैं आपसे यही कहूँ कि इस सिस्टम के लिए इसका ट्रांसफर फंक्शन बताएं, फिर बताएं जी, क्या बताएंगे आप? कैसे निकालेंगे? सिर्फ जीटा गिवन है, और जनरल जनरल क्या वैल्यू होती है? क्या आ जाएगा?
ओमेगा एन क्या है इस केस में 2 का स्केयर लेके आ जाएगा 4 4 एस के और और मैम प्लस यहाँ पे प्लस क्या वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई में 0.5 1 2s ये क्या आ जाएगा 2s और +4। इसका मतलब ये है कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ग्राफ में से पहले ओमेगा एन की वैल्यू निकालनी है, जीटा की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद क्या करना है, उसके लिए ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये दोनों तरह की आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई। अच्छा, आगे ये थोड़ा सा इसका स्टेप रिस्पॉन्स, इसका स्टेप रिस्पॉन्स निकाला है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिस्टम में ये आ रहा है आपके पास अंडर डैम्प्ड की। अच्छा, स्टेप रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, बस ये थोड़ा सा बता दूं, ये वाली डेरिवेशन आप लोगों ने खुद से करनी है। ये सारी इसमें गिवन है स्लाइड्स में, लेकिन ये खुद से आप लोगों ने ना देख लेनी है एक दफ़ा। फॉर एग्जांपल ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है अंडर डैम्प्ड। अब अगर आपने इस पर एक स्टेप रिस्पॉन्स अप्लाई करना है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आर एस की वैल्यू वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/s। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आर एस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/s। यहाँ पे क्या हो गया, इस सिस्टम के साथ जब आप स्टेप रिस्पॉन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज बेसिकली द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अंडर डैम्प्ड। अब इसको सॉल्व करना है, इसका आप लोगों ने सी ऑफ एस है ना, तो इसका आप लोगों ने सी ऑफ टी निकालना है स्टेप रिस्पॉन्स का। तो इसके लिए क्या करना है, पहले हम लोग उसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, यहाँ तक सॉल्व करेंगे। ये बहुत आसान सा है डेरिवेशन, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आप लोगों ने करनी है। पहले उसको पार्शियली डेरी वो कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेंगे, उसके बाद इसके पोल्स निकाल लेंगे और अल्टीमेटली ये इसका आ जाएगा सी ऑफ टी, ये वाला। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लास में स्टार्ट करूंगी तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी कि स्टेप रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास रिस्पॉन्स क्या है, ये इसका रिस्पॉन्स है। आप लोगों ने इसको कंक्लूड करना है कि अगर स्टेप रिस्पॉन्स अप्लाई करें अंडर डैम सिस्टम पे तो उसका स्टेप रिस्पॉन्स क्या आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ तक लेक्चर को कंप्लीट करना है। बाकी मैं इसकी जो स्लाइड्स या रिकॉर्डिंग है वो मैं आगे से स्टार्ट करूंगी इस पॉइंट से, यहाँ से। बाकी फिर मैं आप लोगों को साथ साथ बता दूंगी रिकॉर्डिंग में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों ने करनी है। न्यूमेरिकल आर इम्पोर्टेंट, ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। चले बस ये इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन भी कुछ डिस्कशन करते हैं। फ्राइडे वाले दिन क्लास होगी हमारी, जो क्विज़ है आप लोगों का, और आप लोगों को मैंने बता दिया कि 10 बजे आप लोगों ने स्टार्ट करना और 11 बजे इंशाल्लाह मतलब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। 11 बजे हम लोग इसको स्टार्ट कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन क्लास? मैम जी मैम ये जो आज की रिकॉर्डिंग है वो भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। ओके क्लास इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को डिस्कशन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।